नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, हमने इससे पहले भारतीय विचारक के अंतर्गत विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन और गिजू भाई बधेका के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य विचारकों के अंतर्गत प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जब भारतीय विचारकों के बारे में जाना था, तब सभी की अपनी एक ना एक विशेषता रही। जैसे विवेकानंद जी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। महात्मा गांधी जी क्राफ्टिंग पर जोर दे रहे हैं। गिजू भाई बधेका मातृत्व पर जोर दे रहे हैं। उनका ये मातृत्व का स्तर इतना उच्च रहा कि लोग उन्हें मूंछों वाली मां कहने लगे। आज जब हम प्लेटो के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये देखेंगे कि प्लेटो के साथ ऐसी कौन सी खास एक विशेष स्थिति बनती है जो पूरे दुनिया में कहीं किसी दार्शनिक के साथ नहीं पाई जाती। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। अपने आप में एक महान गणितज्ञ, महान राजनीतिज्ञ, महान शिक्षा शास्त्री, महानतम दार्शनिक के रूप में प्लेटो पूरे संसार में जाने जाते हैं। एक अद्भुत स्थिति जो प्लेटो के साथ बनती है कि इनके पीछे गुरु सुकरात है, तो आगे शिष्य अरस्तु है। ये मैं समझता हूं गजब का संयोजन प्लेटो के साथ जो है, दुनिया में किसी दार्शनिक के साथ इतना उर्वर संयोजन नहीं पाया जा रहा है। प्लेटो का जन्म एक संभ्रांत वैभवशाली परिवार में हुआ। इनके पिता एरिकडोन वहां के एक प्रभावी और राजनीति संपन्न व्यक्ति थे। एक खास बात प्लेटो के बारे में यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लेटो का नाम प्लेटो कैसे पड़ा। प्लेटो के कंधे शाने, प्लेटो के कंधे चौड़े थे। उनके शोल्डर जो थे वह चौड़े थे, इस कारण उन्हें प्लेटो कहा जाता था। अपितु उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। कंधों की चौड़ाई के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाता था। प्लेटो एक कुशल खिलाड़ी और सिपाही भी थे। प्लेटो की रुचि साहित्य में भी थी। साहित्यिक संपदा से काफी प्रभावित थे प्लेटो, और जब लगभग 20 वर्ष की आयु के थे, तब आप सुकरात का सानिध्य पाते हैं। सुकरात के सानिध्य में रहते हुए लगभग 8 वर्ष तक प्लेटो ने अध्ययन किया, और जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को प्राण दंड दिया गया, तो इस दंड से हुई मानसिक वेदना से प्लेटो अंदर से टूट गए, छिन्न भिन्न हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना देश एथेंस छोड़ दिया और दुनिया के विभिन्न देशों में, फ्रांस, इटली आदि आदि देशों में देशाटन कर करके उन्होंने यह पाया कि वह विभिन्न विद्वानों के साथ रहे, सुना, देखा, पढ़ा, तब उन्होंने ये स्वयं को अधिक मानसिक रूप से परिपक्व पाया। लगभग 10 वर्षों के बाद प्लेटो विभिन्न देशों के भ्रमण के बाद अपने देश एथेंस लौट आते हैं।
एथेंस आने पर आप एकेडमी नाम की एक शिक्षण संस्था की स्थापना करते हैं और उसी में शिक्षण कार्य अपना जारी करते हैं। प्लेटो की मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में हुई, अपितु इनके देहांत के उपरांत भी एकेडमी चलती रही। लेकिन इनके देहांत के भी कुछ दिनों के बाद रोम के शासक के आदेश पर एकेडमी को बंद कर देना पड़ा। प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएं, जिसमें सबसे पहले रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रिटियाज, द स्टेटमैन, प्रोटोगोराज, द लॉज, क्राइटो जैसी रचनाएं प्रमुखता से आती हैं। हम प्लेटो के शिक्षा दर्शन पर बात करें तो मानव इतिहास में शिक्षा की सबसे शिक्षा दर्शन पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर सबसे पहली पुस्तक जो मिलती है वह प्लेटो के द्वारा रचित रिपब्लिक ही है। रूसों ने शिक्षा जगत में रिपब्लिक को एक अनुपम कृति बताया है। द लॉज में प्लेटो ने शिक्षा को सर्वोत्तम एवं प्रथम वस्तु माना है, जिसे प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। द क्रिटो में प्लेटो कहते हैं कि वैसे मानव को, अर्थात ऐसे लोगों, वैसे मानव को बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए जो कि उनका पोषण नहीं कर सकते, उनकी शिक्षा के प्रति दृढ़ नहीं है। अर्थात ऐसे लोग जो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते, ऐसे लोगों को बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए, ऐसा प्लेटो का विचार है। द क्रेटो में उनके अनुसार शिक्षा चरित्र निर्माण करने वाली होनी चाहिए। ये शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा कैसी होती, पढ़ लिख भी लिए, एजुकेटेड भी हो गए, शिक्षित रहे हुए, लेकिन हमारे अंदर सिविक सेंस डेवलप नहीं हुआ विद्यार्थियों। ये उच्च शिक्षा की एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है और हमारे देश में अभी पिछले गत वर्षों में हमने इसके कई उदाहरण देखे कि हाई क्वालिफाइड व्यक्ति भी सिविक सेंस से अवगत नहीं है और उनका पालन नहीं करता। यहां पर शिक्षा के अर्थ को बताते हुए प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा मानव का निर्माण करने वाली होनी चाहिए, यानी शिक्षा नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति में सद्गुणों का विकास किया जाता है। कौन से सद्गुण? साहस, संयम, न्याय, ईमानदारी, इस तरह के सद्गुणों का विकास करने का प्रक्रम, प्रोसेस शिक्षा है। शिक्षा अगर आप ले रहे हैं, आप शिक्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में यह गुण जन्म लेने चाहिए, आप इनका पालन करने वाला होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों की हम बात करें प्लेटो के अनुसार, तब प्लेटो के बारे में हमने आदर्शवाद में जब पढ़ा था तब हमने बताया था कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, विचारवाद के संस्थापक हैं। तब प्लेटो शिक्षा के उद्देश्यों में उसी विचारों को रखते हैं कि शिक्षा के द्वारा सर्वोत्तम की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए और इसके द्वारा अमर मूल्यों का विकास। अमर मूल्य कौन से? सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे अमर मूल्य। और यह शिक्षा व्यवस्था से चरित्र का निर्माण होना चाहिए, पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि जिसके माध्यम से
आत्मा को उचित वातावरण मिले। ये प्लेटो के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं कि बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास। जैसा कि उन्होंने शिक्षा के अर्थ में ही बताया था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कि सद्गुणों का निर्माण हो सके। तब उनके उद्देश्य में भी, शिक्षा के उद्देश्यों में, बुराइयों की समाप्ति, सद्गुणों का विकास। अगला उद्देश्य नागरिकता की प्राप्ति, यानी जिस देश के, राष्ट्र के बच्चे, व्यक्ति निवासी हैं, उस राष्ट्र के प्रति उनका लगाव, स्नेह, तत्परता, समर्पण राष्ट्रीयता के स्तर पर हो, एकता का भाव जन्म लेना चाहिए। शिक्षा के द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। राज्य को मजबूती प्रदान करना, भाई जिस राज्य राष्ट्र में हम रह रहे हैं, यदि वो कमजोर हो गया तो हम चाहे कितने भी मजबूत हों, हमारा शरण तय है, हमारा पतन तय है। नागरिकता की शिक्षा, यानी सिविक सेंस, सिटीजनशिप की जानकारी और उनका पालन करना। संतुलित व्यक्तित्व का विकास, यानी आपका सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और ये बैलेंस रहे, ये संतुलित रहे कि हम ज्ञानात्मक पक्ष में बहुत अच्छे हैं और भावात्मक पक्ष में कमजोर हैं। ज्ञान तो बहुत है लेकिन भाव के मामले में, संवेदना के स्तर पर हम न्यून हैं। इस तरह का व्यक्तित्व विकास नहीं होना चाहिए, ये सर्वोत्तम की स्थिति पर होना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों का उत्थान, ये प्लेटो का शैक्षिक उद्देश्य है कि समाज में कई वर्ग हैं, लेकिन सबको समय के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम पर जब नजर डालते हैं तब हम पाते हैं कि प्लेटो ने पाठ्यक्रम को प्रमुखता 3 स्तरों में बांटा है: प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च। प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए प्लेटो संगीत, खेलकूद, व्यायाम, गणित, विज्ञान जैसे विषयों को प्रमुखता देते हैं। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में प्लेटो के द्वारा गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र एवं सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषय रखे गए हैं। उच्च शिक्षा में प्लेटो ने दर्शन, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषयों को वरीयता प्रदान की है। शिक्षण विधि की हम बात करें तो यहां पर प्लेटो सबसे ज्यादा अपने गुरु द्वारा विकसित संवाद विधि के पक्षधर नजर आते हैं। डायलॉग मेथड, बातचीत के द्वारा शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्तर पर खेलकूद विधि, अनुकरण विधि को भी अपनाने की बात करते हुए नजर आती है। उच्च शिक्षा में स्वाध्याय एवं वार्तालाप, चिंतन, मनन, इस तरह की विधियों को भी अपनाने पर प्लेटो पूरा जोर देते हैं। अब हम बात करें कि प्लेटो ने शिक्षक के बारे में क्या कहा। शिक्षक के बारे में यूं तो प्लेटो ने विशेष रूप से अलग से कहीं कुछ नहीं कहा है, अपितु वह जिस तरह से अपने अकेडमी में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक आदर्श शिक्षक के समर्थक हैं। ऐसा शिक्षक जिसका अनुकरण विद्यार्थी करे, जिसका अनुकरण समाज के द्वारा किया जाए। शिक्षक में वही सद्गुण, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, साहस, संयम, न्याय होने चाहिए जिनका समाज के द्वारा अनुकरण किया जाए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिक्षक के संदर्भ में एक उच्च नैतिक व्यक्ति की कल्पना प्लेटो के द्वारा की गई है। विद्यार्थी की बात करें, पहले अनुशासन। अनुशासन के मामले में प्लेटो
दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार बिना दंड के, बिना कड़ी कार्यवाही के सद्गुणों का विकास संभव नहीं है। इसलिए बच्चे से, विद्यार्थी से ये अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षक के आदेशों का अनुपालन करे और इन आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय के संदर्भ में हम बात करें, प्लेटो अपने गुरु सुकरात की तरह घूम घूम कर शिक्षा देने के समर्थक नहीं है। वह एक निश्चित स्थान पर रहकर शिक्षा व्यवस्था के समर्थक प्रतीत हैं। इसीलिए उन्होंने एकेडमी जैसी ऐतिहासिक संस्थान की स्थापना की और एक स्थान पर रहकर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। प्लेटो विद्यालय को मानवीकरण एवं समाजीकरण का एक प्रमुख स्थान मानते हैं, जहां पर विद्यार्थियों में सहयोग, सद्भाव, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। मानवीय मूल्यों के विकास करने का एक प्रमुख स्थान प्लेटो विद्यालय को मानते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने दुनिया के महानतम दार्शनिक विचारक प्लेटो के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना। इससे आगे हम प्लेटो के बाद मेरिया मॉन्टेसरी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपके साथ साथ मैं SCERT का बहुत आभारी हूं। मैं हृदय की गहराइयों से SCERT को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। और इसके साथ ही मैं डाइट कन्नौज के प्राचार्य श्री OP सिंह जी को भी हृदय की गहराइयों से, अंतरतम से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि सर की प्रेरणा से, सर के मार्गदर्शन से आज हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और हमने आपसे जुड़कर ये जाना कि किसी भी परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अगर उचित मार्गदर्शन हमें मिल जाए तब हम उस परिस्थिति से पार पा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।